अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाखिर इमरान खान साहब सच्चे साबित हो गए। बिलाखिर अरशद शरीफ शहीद सच्चा साबित हो गए। ड्रॉप साइट ने ओरिजिनल साइफर छाप दिया है, प्रिंट कर दिया है, उसके इमेजेस लीक कर दिए हैं। साइफर लीक हो चुका है और आज मुझे 4 साल पुरानी वो सारी कहानी आंखों के सामने याद आ रही है। अरशद शरीफ साहब को किस तरीके से हाउंड किया गया, किस तरीके से डराया गया, किस तरीके से धमकाया गया, किस तरह टाउट सहाफ़ी भौंके बन के उस टाइम झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल के पागल होते रहे। आज भी 2-3 सीनियर तरीन सहाफ़ी जो हैं वो पागलों की तरह सवालात उठा रहे हैं, वो मजाका खेज सवालात उठा रहे हैं जो सुन के हंसी निकल जाती है बंदे की। और आज साबित ये हो गया कि जनाब इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत ही गिराई गई थी और इसमें अपनों ने साथ दिया था। आज ये भी साबित हो गया कि जो सहाफ़ी उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी वालों से मिल रहे थे, जो सहाफ़ी सारे के लिए काम करते उन सहाफ़ियों को फिर नवाजा गया बाद में। ये सारे गंदे अंडे इकट्ठे मिले हुए थे, ये सारे मिलकर पाकिस्तान के साथ ये खेल खेल रहे थे। हर चीज़ साबित हो चुकी है। बस शुक्रिया ड्रॉप साइट। इस पर मैं बात करूँगा, साथ साथ सवालात हैं कुछ मेरे बहुत सारे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, साथ ही साथ बात करूँगा 4.5 करोड़ का लुक मरीम नवाज शरीफ का। इधर लोग जो है मोटरसाइकिल खरीदने के बुनियादी तनख्वाह नहीं है जितने का सिर्फ सूट पहना हुआ था मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने। इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूज़ डाउन है तो फीडबैक से व्यू ऊपर आ सकते हैं और साथ साथ सुपर थैंक्स और मेंबरशिप की ऑप्शन तो आपके पास है ही जनाबे वाला। अच्छा जी, रात को ड्रॉप साइट एक वेबसाइट है, उन्होंने छिक दी स्टोरी साइफर की। अब उन्होंने पूरे का पूरा साइफर जो है वो छाप कर रख दिया। ठीक है, साइफर में सबसे पहले तो उसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है साइफर में, वो देखने वाली चीज़ ये है कि जब साइफर आता है और जो नेशनल सिक्योरिटी की प्रेस रिलीज़ आती है, उन दोनों में साइफर का जो नंबर है, ठीक है, साइफर का जो नंबर है वो एक ही है 101-0678। यही नेशनल सिक्योरिटी की जो प्रेस रिलीज़ आई थी हमारे पास, उसके अंदर यही नंबर लिखा हुआ था। आप चाहें तो देख भी सकते हैं इमरान खान के दौर में कि ये साइफर नंबर हमें मौसूल हुआ है। ठीक है, तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इससे पता चलता है। मुझे खैर बहुत सारी चीज़ें इसकी पहले से पता है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। केबल नंबर I-0678 थी। ये केबल लिखी गई थी अमेरिका के एम्बेसडर से। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर, उसकी मुलाकात हुई थी। एक शख्स है, अंडर सेक्रेटरी था जो 3rd रेटेड, उसका अमेरिका का एक अंडर सेक्रेटरी था पाकिस्तान का, डोनाल्ड लू से। मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है कुछ, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, खुफिया मरासला था ये, नहीं सॉरी, पाकिस्तान असद मजीद साहब ने लिखा था, सफ़ीर असद मजीद साहब ने पाकिस्तानी हुकाम के नाम लिखा था। ठीक है, उन्होंने साइफर में इमरान खान ने कहा था कि इस बात का सबूत है कि हमारी हुकूमत अमेरिका के कहने पर ख़त्म की। इसके बाद इमरान खान पर साइफर अंदाज़ा करे ज़रा, हमारे ये मुल्क कितने डडुओं का मुल्क है, इमरान खान पर ही केस बना दिया कि इसने, वो वज़ीर आज़म है, वो नहीं लिख करेगा तो कौन करेगा। उन्होंने कहा जी अमेरिका और यूरोप में इस साइफर में असद मजीद ने डोनाल्ड लू को कोट किया और लिखा है कि यहाँ पर अमेरिका और यूरोप में इस बात पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इतने जारहाना अंदाज में न्यूट्रल क्यों हो गया। एग्रेसिवली न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी। इमरान खान ने कहा था मैं किसी की जंग में नहीं पड़ना चाहता, वॉज वेरी न्यूट्रल। अमेरिका ने यानी डोनाल्ड लू ने असद मजीद साहब को कहा था हमें आपका ये मौक़िफ़ गैर जानिबदार महसूस नहीं होता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने आगे लिखा है डोनाल्ड लू ने इन्हें कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ गुफ्तगू में उन्हें यह वाज़ह तौर पर महसूस हुआ है कि यूक्रेन के हवाले से न्यूट्रल रहने की ये पॉलिसी इमरान खान की पॉलिसी है। लिखा है कि डोनाल्ड लू के मुताबिक ये पॉलिसी इमरान खान ने इसलिए अपनाई है ताकि वो लोकल सतह पर आवाम में अपना इमेज ऐसा बना दे कि वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आए और आज़ाद खर्जा पॉलिसी चला रहे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने यह भी लिखा कि उन्होंने डोनाल्ड लू को जो जवाब दिया कि ये सूरत की दुरुस्त तशरीह नहीं है। पाकिस्तान का यूक्रेन से मुतल्लिक मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान तफसीली मुशावरत का नतीजा है। याद रहे, यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ, इमरान खान ने जो मौक़िफ़ बनाया था इसमें जनरल बाजवा से डिस्कशन हुई थी, फ़ॉरेन ऑफिस से डिस्कशन हुई थी, रिटायर्ड लोगों से डिस्कशन हुई थी। उसके बाद हमने कहा था कि हम किसी और की जंग में कूदना नहीं चाहते, हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम रशिया से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। असद मजीद ने डोनाल्ड लू से पूछा कि अमेरिका के सख्त रद्द-ए-अमल की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन के मामले पर वोटिंग से
पाकिस्तान की गैर हाज़िरी बनी है। डोनाल्ड लू ने वाज़ह तौर पर इसकी तरदीद की और कहा कि इस सख्त रद्द-ए-अमल की असल वजह वज़ीर-ए-आज़म का मॉस्को का दौरा था, यानी इमरान खान का मॉस्को का दौरा था। याद रहे, यहाँ पर फिर रोकूँगा, इमरान खान साहब जब मॉस्को गए थे तो पीछे एक गंजा शैतान बैठा हुआ था जो सारे सहाफ़ियों को मैसेज करके ये बता रहा था कि देखो कितने गलत टाइम पे इमरान खान मॉस्को चला गया, इसने किसी से पूछा नहीं। हालाँकि हकीकत ये है कि उस वक्त की सिविलियन लीडरशिप, फ़ौजी लीडरशिप, फ़ॉरेन ऑफिस, रिटायर्ड फ़ॉरेन सेक्रेटरी, रिटायर्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सबसे डिस्कशन की गई थी। फैसला किया गया था कि कौम के वसी तर मफाद में है कि इमरान खान साहब मॉस्को जाएँ, जिसके बाद बाजवा ने इमरान खान को अंडर द बस फेंक दिया और चंद दिन बाद ही इमरान खान के बिल्कुल एक मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान की गलती ये है कि उसी दिन इनको बाजवा को सैक करना चाहिए था। उस पब्लिक स्टेटमेंट की वजह से आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना चाहिए था, जो कि इमरान खान साहब ने नहीं चलाया, जो कि इमरान खान साहब की बुनियादी गलती है। मुझे लगता है आज भी कमज़ोरी दिखाई। डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर आती है वो बात जो इमरान खान ने, याद है 23 मार्च को जो कागज़ लहराया था, वो कागज़ साइफ़र नहीं था। ये साइफ़र ज़रूर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल में अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का दौरा इमरान खान का ज़ाती फ़ैसला समझा जा रहा है, वरना आगे चलना मुश्किल होगा। ये वो लाइन है जो क्लियर करती है, जो इमरान खान को सच्चा साबित करती है, जो बाजवा को अमेरिका का पपेट साबित करती है, जो शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो को अमेरिकी टट्टू साबित करती है। अब आपको याद आएगा वो ट्रेंड, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। इमरान खान ने कहा था मैं इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं मानूंगा। डोनाल्ड लू ने और क्या कहा, उसने कहा मुझे नहीं पता यूरोप इसको कैसे देखेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि उनका रद्द-ए-अमल भी ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने जवाब दिया कि ये तासुर मुकम्मल तौर पर गलत और गुमराहकुन है। मॉस्को का दौरा कई सालों से ज़ेर गौर था और इदारा जाती अमल के नतीजे में तय पाया है। जब वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को जा रहे थे उस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू नहीं किया था और पुरअमन हल की उम्मीद बाकी थी और यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी उन्हीं दिनों मॉस्को जा रहे थे, जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के वो दौरे ख़ास तौर पर यूक्रेन तनाज़ा के हल के लिए थे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफ़ा इक़्तिसादी वजूहात के लिए था, तो ना जाते। आपको मालूम है कि इमरान खान के दौरे के एजेंडा उस टाइम अरशद साहब मॉस्को में मौजूद थे, एक्सक्लूसिवली उन्होंने ब्रेक किया था और उसमें पहले 4 के 5 मिलिट्री से रिलेटेड थे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में एहसास पाया जाता है कि अमेरिका इन तमाम मामलात पर पाकिस्तान की हमायत चाहता है जो अमेरिका के लिए अहम है, लेकिन पाकिस्तान के अहम मसाइल कश्मीर वगैरह पे वो नहीं देता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद डोनाल्ड लू ने कहा कि वाशिंगटन में ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हलचल के बायस आला सतह राब्ते का मुनासिब वक्त नहीं और बेहतर है कि सियासी सूरत हाल मुस्तहकम होने का इंतज़ार किया जाए। क्या मतलब है, उन दिनों ये आपको पता है ये भी एक चल रही थी कि जी जो बाइडन से इमरान खान की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर वो क्लियर हो गई कि वो अपनी हुकूमत आने का इंतज़ार था। तो इस हुकूमत को अमेरिका की एक्सटेंशन समझा जाए तो क्या गलत होगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने आगे लिखा है कि हमें इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी नाज़िम अमूर के सामने मुनासिब सफारती एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने डोनाल्ड लू से यह भी कहा कि उन्होंने अमरीकी सेनेट की ज़ेली कमेटी में हालिया समाअत के दौरान यूक्रेन भारत के दफ़ा में उनके बयान देते हैं, भारत के लिए अलग क्यों। उन्होंने कहा जी अमरीकी कानून साजों की भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली में गैर जानबदारी पर सख्त जज्बात के समाअत के दौरान वाज़िया थे। डोनाल्ड लू ने किसी हद तक गुरेज करते हुए कहा कि वाशिंगटन और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को बड़ी हद तक चीन के तनाजुर में देखता है। डोनाल्ड ने कहा अगरचा भारत के रूस के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूक्रेन से तमाम भारतीय तलबा के निकल जाने के बाद हम भारत की पॉलिसी में तब्दीली देखेंगे। ठीक है, डोनाल्ड लू ने उनको आगे ये कहा मैं समझता हूँ कि हमारी नज़र में ताल्लुकात में पहले ही दरार पड़ चुकी है, चंद दिन इंतज़ार करके देख सकते हैं सियासी सूरत हाल तब्दील होती है नहीं। अगर तब्दीली आती है तो इस मामले पर बड़ा इख्तलाफ पैदा नहीं होगा और ये दरार जल्द ख़त्म हो जाएगी, वरना हमें इसे बराह रास्त देखना होगा और फैसला करना होगा। असद मजीद सफ़ीर जो थे उन्होंने आखिर में अपना तज्जिया भी पेश किया। उन्होंने कहा डोनाल्ड लू इतना सख्त पैगाम वाइट हाउस की वाज़ेह मंजूरी के बगैर नहीं दे सकता। मजीद उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड लू ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से दखल अंदाजी पर मुबैना बातें की हैं। याद रहे कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के साथ ही असद मजीद को भी हटा दिया गया था। ये थी जनाब साइफ़र की कहानी सारी, वर्ड टू वर्ड अब आपके सामने मौजूद है वो दस्तावेज़। आप फैसला आपने करना है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैंने जो 3-4 पैराग्राफ पढ़े हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या ड्रामेबाजी की गई। जनरल बाजवा किस हद तक इसमें इन्वॉल्व था, नदीम अंजुम किस हद तक इसमें इन्वॉल्व था। इस साइफ़र के बाद एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई थी, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप देखेंगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। उसमें बाजवा ने और नदीम अंजुम साहब ने जो बोंगियाँ मारी थी वो आपकी सोच से भी ज़्यादा बुलंद है। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसकी वजह से अरशद साहब को हाउंड किया गया, बार बार कहा गया इनके पास है, इनको धमकियाँ पहुँचाएगी कि इन्होंने देखा हुआ है। अरशद साहब एक सहाफ़ी थे, वो टट्टू नहीं थे सलीम साफ़ी की तरह माजरत के साथ, जो दावे करता रहा कि जी अगर साइफ़र आया है ऐसा कोई तो मैं मर जाऊँगा। ये पहले डिनाई करते रहे साइफ़र है ही नहीं कोई।
ये पहले डिनाई करते रहे, साइफर है नहीं। ड्रॉप साइट ने बड़ी दिलचस्प बात की है, उन्होंने कहा जनाबे वाला कि साइफर मुख्तलिफ लोगों को दिया गया था और हमें एक फ़ौजी ज़राए ने उन्होंने ये कहा है कि हमें एक फ़ौजी ज़रिए से ये साइफर मिला है और हमने कॉपी नंबर इसका रिडायरेक्ट कर लिया, यानी कि वो सामने ज़ाहिर नहीं किया, जिसकी वजह से आप पहचान ना सकें कि ये साइफर किसने लीक किया है। ये देखिए उन्होंने ये ब्लैक किए हुए ऊपर, जो ब्लैक जगह की हुई, यहाँ से पता चल जाता है कि ये किसकी कॉपी है। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला अब जो टाउट हैं वो क्या कह रहे हैं। अब एक है कि इमरान खान को फांसी दे दी जाए। वो कह रहे हैं जी यूथिया ब्रिगेड साइफर लीक होने पे खुशियां मना रहे हैं जैसे एक बड़ा कारनामा हकीकत में इमरान खान को फटे पे चढ़ा देगा। साइफर ऑफिशियल सीक्रेट की दफ़ा 3 और दफ़ा 5 के तहत मुकदमा बनाने का वाज़ेह जवाज़ फराहम करता है। बना ले जी मुकदमा, आर्टिकल 6 भी लगाएं। और साथ साथ ये पैगाम जो लिख के दिया जा रहा है सहाफ़ियों को कि साइफर को गैर मामूली साजिश नहीं थी बल्कि एक रूटीन सफारती मरासला था। ठीक है, दूसरी अहम बात इमरान खान के हमने ये सियासी फ़ायदे ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, अब गरीदा फारूकी साहिबा एक हैं जी जनाब, हमारी बहुत बड़ी सहाफ़न, तमगे शमगे भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा द वेबसाइट क्लेम्स टू हैव रिलीज द ओरिजिनल साइफर एलिजिडली बिलोंग बीइंग द रीज़न ऑफ रिमूवल ऑफ इमरान खान फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान वॉज रिमूव थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्टेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ ये लाजमी डलवाते हैं अगले, और मैंने आपको बताया हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क्स रेड कलर के। गरीदा फारूकी के मैसेज में ये देख लीजिए आप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। उन्होंने कहा द रिलीज इफ ऑथेंटिक leaves many a question. The first and foremost, how did it acquire a confidential cipher of a nuclear state? Second, timing and so on. फिर थोड़ी देर बाद गरीदा फारूकी साहब को अचानक ही वो पता चला कि ये चवली मार दी। फिर उनको एक नया मैसेज भेजा गया। वो नया मैसेज क्या था? द गिल्टी, जब ड्रॉप साइट ने लिखा कि हमारा सोर्स एक फौजी, उन्होंने कहा द गिल्टी कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन exposes the ploy. The redaction next to the address list at the end of the cipher are insignificant and seem to be marked deliberately to draw false attention towards and to divert attention from the real and actual source. Let me tell you, the real and actual source of the leak will be easily identified by the copy number which has been redirected. अच्छा, ऊपर कह रही है कि रिडाक्शन की है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बाद में कह रही है ये जो रिडाक्ट किया अगर ये दिखा दें, बताएं हमें सोर्स कौन सा, अनसेंसर्ड वर्जन। ये गरीदा फारूकी हुआ है जिनको पेपरा का पूरा मुखफ़फ़ किस चीज़ का है वो नहीं पता था। इन्होंने ज़िंदगी में एक स्टोरी नहीं की है, जो इनको लिख के भेज दिया जाता है वो कर दिए जाते हैं। नुसरत जावेद साहब, बाबा सहाफ़त, बुढ़े बाबे हैं, मैरियाना बाबर साहब, ये दोनों कह रहे हैं साइफर तो कोडेड होता है, तुम्हारे पास कोड कैसे आए, ये उर्दू होती है, किसने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, ये तो असली साइफर नहीं है, असली साइफर तो कोड में होता है। अल्लाह माफ़ कर, इनका मेल्टडाउन देख के मेरा हासा निकल रहा है। असद उमर साहब ने कहा है कि जी सारी कौम ने देख लिया साइफर में क्या है। मैंने JIT स्टेटमेंट में लिखा था कि व्हेन फेस विद थ्रेट फ्रॉम फॉरेन पावर एंड इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, द नेशनल लीडरशिप टेकिंग द नेशन इनटू कॉन्फिडेंस इज़ द राइट थिंग टू डू, जो कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला करेगा। वो कहते हैं जी, एक JIT के मेंबर ने कमेंट किया था कि हमें इस तरह के बहुत सारे थ्रेट्स माजी में आए हैं। असद उमर कहते हैं मैंने जवाब दिया, इफ़ वी डिड एंड स्टेट क्वाइट दैट मीन्स वी हैड नो सेल्फ रिस्पेक्ट। बात तो हटाने से ही पता चल जाती है। मेरा सवाल ये है कि टट्टू साफ़ी जो भौंके बने हुए थे, जो कुत्तों की तरह भौंक रहे थे, ये क्या करेंगे, किधर जाके मुंह दिखाएंगे? क्योंकि इस साइफर से इमरान खान की एक एक बात सच साबित हुई। इस साइफर से इमरान खान की एक एक बात सच साबित हुई। इमरान खान को अल्लाह की ख़ास मदद हासिल है, ये आज मैं मान गया हूँ। जब चारों तरफ से कोई आसरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं से स्टोरी आ जाती है जनाबे वाला, और इमरान खान फिर इनके सरों पे भूत की तरह। अब ये एक और केस बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारी मैडम मरीम नवाज शरीफ को एक बात करनी है, बड़ी ज़रूरी है बात करना। मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा गई हुई हैं जनाब बाकू अज़रबैजान के दौरे पर। उधर शोबिज़ वालों ने एक ट्वीट की है, उन्होंने उसमें बताया है, उन्होंने कहा जी इन्होंने जो पहना हुआ था पैटेक फिलिप की घड़ी पहनी हुई थी जिसमें असल हीरे लगे हुए हैं, 3.5 करोड़ की है। बल्गारी का ब्रेसलेट पहना हुआ था 45 लाख का, 3.5 और 45 लाख कितने हो गए, 3 करोड़ 95 लाख। उन्होंने कहा जी डोल्चे एंड गबाना के जूते पहने हुए थे जो कि 3,30,000 रुपये के जूते हैं, तो ये तकरीबन 4 करोड़ हो गए। उन्होंने कहा जी 29 लाख का इन्होंने हर्मेस का कैली 28 साइज़ का बैग पकड़ा हुआ था जो कि 10,000 $10,500 डॉलर का है। साथ साथ इन्होंने आयशा उमर जो अदाकारा है और ड्रेस डिज़ाइनर भी अब बन गई, उनके कपड़े पहने थे, उस जोड़े की कीमत है 95,000 रुपये। 4.5 करोड़ की मैडम का लुक हमें मिला है। ये मैडम ने एक दिन पहने, आज वो कपड़े चेंज करेंगी, ज़ाहिर बात है। अज़मा बुखारी मेरी फ्रेंड हमें बताती थी कि मैडम तो 5-5 हज़ार का सूट पहनती हैं। ये गरीब मुल्क की एक चीफ़ मिनिस्टर रूलिंग ख़ानदान है जिसके ये ड्रेसिंग है, जो ये कपड़े, इनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि लोग नफ़रत करते हैं ऐसी चीज़ों। अभी ऐनक शैनक वो उतारी होगी इन्होंने, उसके भी पैसे बीच में डाले। आप ये 5 करोड़ के कपड़े पहन के गई हैं। आपकी जो बेसिक पेमेंट है
बुनियादी आपकी जो सैलरी है पाकिस्तान में वो 30,000 रुपये आपको मिलती है, लोएस्ट सैलरी। 25,000 रुपये में मिलती है लोगों को जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट सैलरी इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं, जिसका इदारे का जो दिल करता है वो उतने पैसे देता है। ठीक है, जो आप 40,000 रुपये, आप अंदाज़ा कीजिए जो सूट वो एक दिन में पहनेंगे और दोबारा वो लुक रिपीट भी नहीं होगा, वो 95,000 रुपये का है। आप कितने महीने, कितने साल पैसे इकट्ठे करेंगे तो एक सूट आप अफोर्ड कर सकते हैं? इतना महंगा सूट पहना है, 95,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपया, 5,000 रुपये का मैं 1,00,000 रुपये का सूट पहना है। ये पत्थर दिल, ये संग दिल, ये डाकू चोर लोग हमारे हुक्मरान हैं, जो लाख लाख रुपए का एक दिन में सूट पहनते हैं। ये कहते हैं हमें गरीबों का बड़ा दर्द है, ये कहते हैं हमें एहसास है गरीब मुश्किल में। ये अपने लिए जेट फूल 100 रुपये महंगा करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को कैंसर की तरह खा रहे हैं। असल कैंसर इस मुल्क का ही है, असल बर्बादी की वजह इस मुल्क की है। इनको क्या गरीबों का एहसास होना है, इनको पता ही नहीं है। 95, ये 1,300 रुपये की टी शर्ट है, ठीक है, 95,000 की कितनी 95 टी शर्टें आ जाएंगी, 3 महीने बाद इसकी दोबारा बारी आएगी अगर मेरे पास इतने कपड़े मैं लूँ तो। ये 20-20, 30-30 लाख का पर्स उठाए फिरती है, ये 3.5-3, 4-4 करोड़ की घड़ी पहनती है, इनका पेट नहीं भरता। खैर रैंट ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये हमारी बेस्ट चीफ मिनिस्टर है जी, मरीम जैसा कोई नहीं। आज बाबे अंसार अब्बासी ने भी लिखा। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।